हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आदिकाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। पहला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया है। पहला वर्ग है अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में बांटा है। पहला भाग है अपभ्रंश और दूसरा भाग है देश भाषा की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। आदिकाल के अंतर्गत शुक्ल जी ने 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। अपभ्रंश की रचनाएं उनमें से कौन कौन है? उन 12 रचनाओं में से अपभ्रंश की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो शुक्ल जी ने 4 रचनाओं को अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत रखा है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 4 रचनाएं अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आती हैं। और जो दूसरा वर्गीकरण इन्होंने किया था देश भाषा की रचनाएं, उसके अंतर्गत इन्होंने खुमान रासो, वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरों की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली को रखा है। इस तरह से आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल के अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को रखा है, स्थान दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल करते हैं? तो वो कवि हैं 9, संख्या में 9। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। हेमचंद्र जी गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम है, आचार्य हेमचंद्र के व्याकरण का नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध, क्योंकि हेमचंद्र सिद्धों में शामिल थे, और इनके ग्रंथ का नाम है शब्दानुशासन। तो ध्यान रखिएगा कि व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं, रचनाकार कौन है? तो उनका नाम है सिद्ध हेमचंद्र। इसीलिए इनके व्याकरण ग्रंथ को सिद्ध हेम का नाम दिया गया। और सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों के नाम निम्न हैं। आइए देखते हैं कि हेमचंद्र के अन्य पुस्तक कौन कौन से हैं। इसमें कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाम माला कोश, जो कि हेमचंद्र की रचनाओं में शामिल है। ये रचनाएं हेमचंद्र जी की हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। इस महत्वपूर्ण पंक्ति को एक बार फिर से देखते हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। हेमचंद्र जी को क्या माना जाता है? प्राकृत का पाणिनि। और इन्होंने भट्टी के समान एक
द्वयाश्रय काव्य की रचना भी की है। सोमप्रभ सूरी जो कि गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नाम का एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। किसने? सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नाम से एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नाम से एक ग्रंथ की संस्कृत भाषा में रचना की। किसने? जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नाम से एक ग्रंथ की रचना की, जो कि संस्कृत भाषा में है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे हैं जो मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा भी आई है, इसलिए अपभ्रंश का काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। दूहा जिससे तात्पर्य है दोहा से, अपभ्रंश में दोहा को दूहा कहा जाता था। तो ये इस पॉइंट को फिर से देखते हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि अपभ्रंश से पूर्व दोहा छंद का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। अब इस प्राकृत पेंगलम ग्रंथ में देखते हैं कौन कौन से कवि और उनकी रचनाएं हैं। तो प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना भी की गई है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी? तो उनका नाम था वंशीधर। वंशीधर नामक एक विद्वान है जिन्होंने प्राकृत पेंगलम की टीका लिखी। और प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ का संकलन किसने किया था? ये किसका ग्रंथ है? तो ये लक्ष्मीधर का है और वंशीधर ने इसकी टीका लिखी। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सारंगधर की विशेषता क्या है? इसमें बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल जी ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की और जिसका रचनाकार उन्होंने सारंगधर को बताया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की और उसका रचनाकार इन्होंने सारंगधर को बताया। राहुल सांकृत्यायन जी ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता माना। किसका रचयिता? हम्मीर रासो का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है, ये देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हम्मीर शब्द अमीर शब्द का विकृत रूप है जो किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि हम्मीर शब्द अमीर शब्द का विकृत रूप है
जो किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर जी क्या कहते हैं? शिव सिंह सेंगर जी के अनुसार चंद की औलाद मीन्स चंदवरदाई के पुत्र के रूप में ये सारंगधर को मानते हैं, जो कि कवि हुए थे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर भाषा काव्य में बनाया था। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखे गए एक पद्यकोश हैं, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। सारंगधर की जो कृत है सारंगधर पद्धति, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्यकोश है, किंतु इसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। आचार्य बच्चन सिंह, जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, वो हम्मीर रासों की कल्पना तो नहीं करते, लेकिन सारंगधर को ये कुंडलिया छंद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर बच्चन सिंह सारंगधर को कुंडलिया छंद के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रवर्तक माना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।